योगी आदित्यनाथ जी के परिवार का नाम ये बदनाम कर रहा है, इसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये इस तरह का आदमी है, आए दिन नोएडा अथॉरिटी में दलाली करता है, आए दिन थानों में दलाली करता है। किसी का कोई छोटा मोटा झगड़ा हो जाए तो ऐसा कोई थाना नहीं बच रहा है जहाँ ये जाकर लाइजनिंग नहीं करता। कहता है कि एक पैसा तो हम देंगे नहीं और जगह हमारे पास है, हम छोड़ेंगे नहीं। हम यहाँ एसडीएम महोदय के पास गए, वहाँ से डिग्री घोषित करा के लाए। एसडीएम साहब से हमने अनुरोध किया कि हमारी डिग्री हो चुकी है, हमारा अंश घोषित कर दिया जाए और हमें कब्जा दिला दिया जाए, लेकिन इसने एसडीएम साहब को भी अपने भौकाल में ले लिया। मेरे पास अभी 2 दिन पहले फोन आया इसके एक गुर्गे का, नाम श्यामपाल भाटी है, शहदरा का रहने वाला, इसके ताऊ का लड़का है। लेकिन एक व्यक्ति 2 साल 2.5 साल पहले ज्वाइन करता है भाजपा को और भारतीय जनता पार्टी के पता नहीं किस दबाव में संगठन के लोग उसे बहुत जल्द ही ग्रेटर नोएडा मंडल का उपाध्यक्ष बना देते हैं। लेकिन आपको कहीं ना कहीं फिर डर नहीं लगता है कि भाई आप इसी गांव में रहते हैं, वो इतना प्रभावशाली व्यक्ति है जिसने आपकी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, वो भी इसी गांव में रहता है, आपको कहीं डर नहीं लगता है आने जाने में? फिर डर तो बहुत लगता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। क्या इस उत्तर प्रदेश में और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पंचूर का रास्ता नहीं जानता हो? इस व्यक्ति ने टारगेट किया कि अगर आप इस उत्तर प्रदेश में अपना भौकाल बनाना चाहोगे तो मुख्यमंत्री जी के परिवार के किसी व्यक्ति को चुन लो। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर प्रेयर करना चाहता हूँ कि ऐसी मानसिकता रखने वाले लोग जो आपसे तो वो धोखे से मिल रहे हैं, आपके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं धोखे, लेकिन एक व्यक्ति बार बार जो आपके गांव का चक्कर काट रहा है, इसको गंभीरता से लेते हुए इस व्यक्ति की जांच करानी चाहिए और इस व्यक्ति अगर ये दोषी पाया जाए तो इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। अभी आपके चैनल के माध्यम से खबर देखेगा तो आपको फोन करेगा, कराएगा, कई नेताओं से कराएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विशाल शर्मा अपनी आवाज़ से, और अभी मैं मौजूद हूँ नोएडा के शहदरा गांव में, और मेरे साथ में अभी जो व्यक्ति बैठे हुए हैं इनका नाम है नवीन भाटी, जो बीजेपी के मुख्यतः कार्यकर्ता भी हैं और जो नेता के रूप में उभर रहे हैं। कुछ परेशानी हो गई है इनके साथ में, कुछ दिक्कतें इनके साथ में चल रही हैं, ज़मीन पर इनकी कब्जा हुआ है भूमाफियाओं के द्वारा और जिससे ये जूझ रहे हैं। और तो और इन्होंने बताया कि इनके ऊपर कहीं ना कहीं बहुत सारे फर्जी मुकदमे लगवाने का भी काम भूमाफियाओं ने करा है, और इसी बारे में हम आज इनसे सारी जानकारी लेंगे क्योंकि ये विशेष रूप से बहुत परेशान हैं। इनको फ़ोन करके गाली गलौज की जाती है, धमकाया जाता है, ये सारी चीज़ें इनके साथ में होती हैं। साथियों नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि ये देश का चौथा स्तंभ होता है और सत्यता दिखाने वाला ही इस धरती पर मैं सर्वोपरि मानता हूं। अभी मैं ये जानना चाहूँगा भाई साहब कि मुख्यतः क्या परेशानी चल रही है, क्या दिक्कत है, किस ज़मीन पर कब्जा हुआ है, क्यों हुआ है, क्या पूरा मामला है? वो मामला ये है, कुछ वर्ष पहले मेरे पिताजी से गांव के एक व्यक्ति ने कुछ ज़मीनें खरीदी थी। जितनी उसने खरीदी थी उससे ज़्यादा, लगभग 260 वर्ग गज जगह उसने कब्जा कर लिया उस पर। अच्छा। हम उसके पास जाते हैं, हम कहते हैं कि हमारी ज़मीन छोड़ दो। चूँकि उसका भतीजा जो अभी पिछले 2-3 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बना है और वो तथाकथित रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदरणीय छोटे भाई श्री महेंद्र सिंह बिष्ट जी का नाम लेकर छोटे छोटे अधिकारियों, दरोगा, इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को या एसडीएम रैंक के अधिकारियों को वो दबाव में ले लेता है और ये दिखाने का प्रयास करता है कि मैं मुख्यमंत्री जी के परिवार का सदस्य हूँ। क्या नाम है उस व्यक्ति का? उसका नाम है कपिल भाटी। कहाँ का रहने वाला है? वो गांव शहदरा का रहने वाला है और उसके खिलाफ आप देखेंगे अभी एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था उसकी ज़मीन को लेकर, भारतीय किसान यूनियन बलराज के बैनर तले। तो जो ज़मीन उसकी लगभग 20 से 25 लाख रुपए की थी, उसने बिल्डर को इस तरह से झांसे में लिया कि मुझे सरकार को भी पैसा देना पड़ेगा, इसलिए मुझे कम से कम 10 करोड़ रुपया आप देंगे तो मैं फैसला करूंगा, अन्यथा मैं यहाँ पर किसान इकट्ठे करके और इन किसानों में से 2-4 किसानों की हत्या करा दूंगा। अच्छा। बिल्डर जब घबरा गया कि ये बहुत सातिर और दिमाग का तेज व्यक्ति है, अगर एक भी किसान धरना प्रदर्शन के समय किसी किसान की हत्या हो गई तो मेरा पूरा प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा, उस डर और घबराहट से बिल्डर ने इसको लगभग 3.5-4 करोड़ रुपए चुपचाप दिए। मतलब इतना पैसा आया इस व्यक्ति के पास में? इसके पास पैसे की मैं बात करूं, अवैध
एक हमारे यहाँ पर जो नाला होता है, जो गांव के बीच में एक जोड़ होता है, जोड़ की जमीन लगभग 1.5 से 2 बीघे है। तालाब की जमीन उस पर कब्जा करके बैठा है। रोड के बिल्कुल रोड को रोक के बैठा हुआ है। जिस रोड से लोगों का आवागमन जाना है उस रोड को रोक के बैठा हुआ है और अधिकारियों से कहता है कि जितनी ज़मीन मेरी रोड में जाएगी मुझे इस ज़मीन की जगह किसी सुप्रीम लोकेशन पे मेरी ज़मीन लगा के दो, अन्यथा मैं यहाँ से नहीं हट पाऊँगा। अच्छा। रोड पर इसकी अवैध दुकानें लगी हुई हैं। रोड पर आप देखेंगे तो इसने हमारे गांव के जो मनिहार होते हैं, जो चूड़ियाँ बनाते हैं, चूड़ियाँ पहनाते हैं, उनकी लगभग 3 से 4 बीघे ज़मीन औने पौने दामों में, अपने प्रभाव में, अपने लट के दम पर, अपनी डकैती के दम पर उन लोगों से इन्होंने कम से कम दामों में खरीद कर और उन लोगों को आज बेघर कर दिया। आज ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की भी छवि को धूमिल कर रहा है और तो और मेरे प्रदेश के यशस्वी ऐसे परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी के परिवार का नाम ये बदनाम कर रहा है। इसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं पिछले लगभग 15 से 20 दिनों से चिल्ला रहा हूं, अगर मैं गलत हूं, मेरा कहीं भी कोई मेरी पोस्ट कहीं से भी गलत अगर पाई जाती है तो मैं उसके लिए तैयार हूं, लेकिन एक बार इसके खिलाफ अगर जांच बैठे तो ये पता लगेगा, क्योंकि ये कई बार कह चुका है कि मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के भाई के साथ बिजनेस कर रहा हूं। अच्छा। अब मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आदरणीय बड़े भाई श्री महेंद्र सिंह बिष्ट जी, उन्हें क्या जरूरत पड़ी है ऐसे छुट भैया टाइप के, दलाल टाइप के लोगों को अपने घर बुलाने की। इस व्यक्ति ने पिछले 3 से 4 वर्षों में जितना यूज भाई महेंद्र सिंह बिष्ट जी का किया है उतना कोई नहीं कर सकता। उनके नाम का प्रभाव इस्तेमाल कर कर ये इस प्रकार के कृत्यों को अंजाम देता है। बिल्कुल, मैं एक छोटी सी घटना आपको बता दूं। अभी लगभग 3 वर्ष पूर्व में गांव का एक झगड़ा हुआ था। उस झगड़े में तत्कालीन इंस्पेक्टर मनीष प्रताप चौहान सूरजपुर के इंस्पेक्टर थे। वहां पर झगड़ा हुआ, एक तरफ हमारे खानदान के लोग थे, एक तरफ इसका पूरा परिवार था। इसके पिताजी, इसके भाइयों ने गांव के भोले भाले लड़कों को पीटा था, उनके साथ मारपिटाई करी। वो लोग अपने बचाव में जब उन्होंने मारपिटाई शुरू की तो इसने अपना प्रभाव जमाते हुए उन लोगों को गिरफ्तार कराने का काम किया। और फिर मेरे पास इंस्पेक्टर साहब का फोन आया कि मैं क्या करूं, मेरे ऊपर मुख्यमंत्री जी के भाई का फोन का दबाव है, मुझे इन लोगों को जेल भेजना पड़ेगा। फिर मैंने कहा कि अगर आप मुख्यमंत्री जी के भाई के दबाव में गांव के भोले भाले लोगों को जेल भेजेंगे तो इसका फिर कल को जो इसका मानसिकता है, जो इसकी गुंडई की जो छवि है वो और ऊपर बढ़ जाएगी। इसको लगेगा कि मुख्यमंत्री जी के भाई का प्रभाव चल रहा है। उस समय मैंने स्वयं इंस्पेक्टर साहब से कहा कि अगर आप इतने दबाव में हैं तो हमारा आपसे अनुरोध है, क्योंकि इंस्पेक्टर साहब जानते थे मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य, सक्रिय कार्यकर्ता और जमीन पे काम करने वाला नेता हूं, तो उन्होंने मेरे अनुरोध पर 151 में कार्रवाई की। अगले दिन उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि इसने कहा था कि इंस्पेक्टर साहब मैं अब आपका ट्रांसफर कराऊंगा और आप अब इस जिले में दिखाई नहीं दोगे, तो उन्होंने अपने बचाव को लेते हुए दैनिक जागरण के एक पृष्ठ पर एक खबर निकलवाई कि कोई व्यक्ति अपने आप को मुख्यमंत्री जी के भाई का खास बताता है तो कोई व्यक्ति अपने आप को पंकज सिंह का खास बताता है। अच्छा। क्योंकि मुझे भी उसमें इसने सानने का काम किया। आप भी थे? हाँ, मैं दूसरी पार्टी की तरफ से वहाँ पैरोकारी कर रहा था कि जब उनके साथ मारपिटाई हुई है तो उन्हें क्यों बंद किया जा रहा है। तो ये इस तरह का आदमी है, आए दिन नोएडा अथॉरिटी में दलाली करता है, आए दिन थानों में दलाली करता है। किसी का कोई छोटा मोटा झगड़ा हो जाए तो ऐसा कोई थाना नहीं बच रहा है जहाँ ये जाकर लाइजनिंग नहीं करता हो। अच्छा। इतना बड़ा ये भूमाफिया बनते जा रहा है और रहता इतना सीधा साधारण है कि आप शकल से देखकर ये आइडिया लगाएंगे कि इसके जैसा कोई पागल और कोई सीधा व्यक्ति नहीं है। अच्छा। लेकिन बहुत सार्क और बहुत सातिर है। अभी ये जो 260 गज की जो ज़मीन है ये कहाँ पर है, कितने जो इस पर कब्जा हुआ है, किस तरीके से इन्होंने कब्जा किया? जब आपने आग्रह किया इनसे कि ज़मीन छोड़ दीजिए या हमारी ज़मीन हमें वापस कर दीजिए तो उस पर इनका क्या रिएक्शन था? हमने इनसे अनुरोध किया, हमने कहा हमारी 260 वर्ग गज जगह छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए, अगर आपको उसकी ज़रूरत है तो आप उसको ले लीजिए। जो आज मार्केट रेट चल रहा है उससे जो 2 रुपये कम बढ़ती करके आपको लेना चाहते हो आपकी ज़रूरत की जगह, तो आप उसको ले लीजिए। लेकिन ये गुंडई से कहता है कि 1 पैसा तो हम देंगे नहीं और जगह हमारे पास है, हम छोड़ेंगे नहीं। अच्छा। हम यहाँ SDM महोदय के पास गए, वहाँ से डिग्री घोषित करा के लाए,
3 साल हमने मुकदमा इसी ज़मीन का सदर तहसील में लड़ा, तहसील से हम लोग जीते, फिर हम एसडीएम साहब के पास गए, वहाँ से हमारी डिग्री हो गई। एसडीएम साहब से हमने अनुरोध किया कि हमारी डिग्री हो चुकी है, हमारा अंश घोषित कर दिया जाए और हमें कब्जा दिला दिया जाए, लेकिन इसने एसडीएम साहब को भी अपने भौकाल में ले लिया। अच्छा। और यहाँ पर जो पटवारी और जो लेखपाल आए उनसे हमारे खिलाफ रिपोर्ट लगवा दी कि यहाँ पे ज़मीन ही नहीं बची तो ज़मीन मिलेगी कहाँ पे। तो मतलब इतनी शक्ति है क्या कि मतलब एसडीएम के ऑर्डर को भी कहीं ना कहीं ठुकरा दिया? नहीं, एसडीएम ने तो अपना ऑर्डर पारित कर दिया था कि लेखपाल पटवारी जाए और मौके की मुझे रिपोर्ट ला के दे, लेकिन इन्होंने यहाँ लेखपाल पटवारी को 2-4-5 लाख रुपए खिलाकर अच्छा। और रिपोर्ट को ही बदलवा दिया और ऐसा दिखा दिया कि हमारी ज़मीन ही नहीं है। अच्छा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जिस खतौनी में दादालाई संपत्ति में आज हमारा अधिकार हमारे नाम चढ़े हुए हैं, अगर हमारी ज़मीन वहाँ नहीं है या हमें वहाँ नहीं मिलेगी तो हमें कहाँ मिलेगी ज़मीन? और हम चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन वहाँ है, खाली पड़ी हुई है, हमारी ज़मीन छोड़ दी जाए, लेकिन ये भूमाफिया है कि मानने का नाम ही नहीं लेता। मतलब अगर देखा जाए गौतम बुद्ध नगर शहर के अंदर इतना बड़ा महानगर है ये, हालांकि यहाँ ज़मीनों की जो वैल्यू है, जो रेट हैं बहुत हाई हैं, बहुत महंगे हैं। किसी व्यक्ति के मन में लालच आ जाता है, जिसके पास प्रभाव हो, शक्ति हो, वो तो उसका प्रयोग कर ही रहा है। जैसे कि आपने बता दिया इन्होंने प्रयोग करा है इतना ज़्यादा। मतलब ये ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि अगर देखा जाए बीजेपी की सरकार है, भूमाफियाओं पे पूरे तरीके से शिकंजा है, बदमाशों पर शिकंजा है, गुंडों पर शिकंजा है, सबके पास ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई हो जाती है। लेकिन एक व्यक्ति कपिल भाटी नाम का, जो बीजेपी में एक कार्यकर्ता, आपने बताया कि कार्यकर्ता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसने अपनी उठ बैठ बहुत ऊंची बना ली और उन नामों के प्रभाव को यूज़ कर लेता है वो। तो ये सारी चीज़ें देखकर आपको कैसा लगता है कि मतलब किस तरीके का अजीब माहौल हो गया है ये? माहौल ऐसा हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो बड़ा नेक विचारों के साथ चल रहा है, लेकिन एक व्यक्ति 2 साल 2.5 साल पहले ज्वाइन करता है भाजपा को और भारतीय जनता पार्टी के पता नहीं किस दबाव में संगठन के लोग उसे बहुत जल्द ही ग्रेटर नोएडा मंडल का उपाध्यक्ष बना देते हैं। अच्छा। वो व्यक्ति कहता है कि मैं तो अपने दम पर बनाऊं, तो फिर पार्टी और संगठन का क्या मतलब है? जो लोग 15-15 वर्षों से काम कर रहे हैं उनको कोई दायित्व नहीं दिया जाता और एक व्यक्ति 2 साल 2.5 साल घूमता है, 10-20 हज़ार 50 हज़ार इधर उधर खर्च करता है, किसी को पैसे दे देता है कि मुझे पद दिलवा दो और फिर उसका वो अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। और कई बार मैंने देखा है कि इस व्यक्ति का हमारे दादरी विधानसभा के विधायक आदरणीय तेजपाल नागर जी, हमारे दिल्ली के सांसद माननीय श्री रमेश बिधूड़ी जी, मैंने कई बार देखा है कि ये लोग इतने बड़े बड़े लोगों को भी प्रभाव में ले लेता है। अच्छा। उनसे फ़ोन कराता है, अपने फेवर में फ़ोन कराता है और उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि हम जिसकी पैरोकारी कर रहे हैं कम से कम उसके बारे में ये पता लगा लें कि वो आदमी सही है कि गलत है। मुख्यतः उसके बारे में ये बात तो पता होनी चाहिए, उसका किरदार कैसा है। लेकिन ऐसे लोग बैठे हुए हैं वो सोचने के लिए तैयार नहीं है कि कपिल भाटी ना हो गया है कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया है, या कपिल भाटी नहीं हो गया है कि उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हो गया है, मानी विधायक जी का टिकट कटवा देगा, मानी सांसद जी का टिकट कटवा देगा। कोई इतना शक्तिशाली तो ये नहीं है। अब ये बौखला गया है। अच्छा। जब से मैंने इसके बारे में सोशल मीडिया पर लिखना शुरू किया है तब से ये अपने गुर्गों को एक्टिव कर चुका है। अच्छा। अभी आते हैं आप पे धमकी के? हाँ, मेरे पास अभी 2 दिन पहले फोन आया इसके एक गुर्गे का, नाम श्यामपाल भाटी है। श्यामपाल भाटी कहाँ श्याम का रहने वाला है? शहदरा का रहने वाला, इसके ताऊ का लड़का है। वो कहता है कि तुम कपिल की होड़ नहीं कर सकते, कपिल ईमानदार है। हमने कहा भाई ईमानदार है तो मेरी ज़मीन छुड़वा दो। अच्छा। कहता है कि तुम्हारी ज़मीन है ही नहीं। हमने कहा कागजों पे लड़ रहे हैं, शासन प्रशासन उसकी निगरानी कर रहा है। आज मौके पर हमारे यहाँ के सभी अधिकारी जानते हैं कि नवीन भाटीकर इनका ज़मीनी विवाद है। अगर मेरी ज़मीन, गांव के लोग तो जानते होंगे सब सारी बात को। गांव के लोग भी जानते हैं, पार्टी के लोग भी जानते हैं, संगठन के लोग भी जानते हैं। अच्छा। लेकिन कपिल, चूंकि कपिल भाटी जो है उसके पास थोड़ा पैसा ज़्यादा है, धन है उनके पास। धन ठीक है उसके पास, ये समझ लीजिए कि खनन का काम वो करता है। अच्छा। अभी उसके पास 10-15 हाईवा हैं, अच्छा। ट्रेलर वो ट्रोला होते हैं वो हैं, और मार्केट से भी 15-20 लाख रुपए महीने की इनकम करता है। तो जिसके पास पैसा होता है, मुझे लगता है कि हमारी सरकार में पहले पैसे वाले की कोई अहमियत नहीं थी, लेकिन आज के टाइम में मैं खुद 15-16 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ। मेरी इसलिए नहीं सुनी जाएगी पार्टी में, संगठन में, क्योंकि मैं किसी को घूस नहीं दे सकता, मैं किसी को पैसे नहीं दे सकता। और इसकी हर व्यक्ति लगभग जो भ्रष्ट हैं पार्टी में, संगठन में,
या शासन में या प्रशासन में जितने भ्रष्ट लोग हैं वो इसके खेमे में हैं, जो ईमानदार लोग हैं वो मेरे खेमे में हैं। अच्छा। वो आज मेरे साथ भी खड़े रहते हैं, वो कहते हैं कि हाँ आपकी लड़ाई जेन्युइन है, और ये लोग मौका उठाने में कभी पीछे नहीं रहते। आपको कहीं कहीं जैसे आपने बताया कि भाई जैसे मैं नहीं जानता था कपिल भाटी कौन है, आपने बताया कि ये इस प्रकार का व्यक्ति है, तो मैंने सुना कि इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है, इस व्यक्ति का शक्ति बहुत ज़्यादा है, पैसे की शक्ति ले लीजिए या किसी से भी फ़ोन करवाना हो तो वैसी शक्ति ले लीजिए, अपने जो है पावर का मिसयूज़ करने वाली सी बात लगती है कहीं ना कहीं सुनने में। लेकिन आपको कहीं ना कहीं फिर डर नहीं लगता है कि भाई आप इसी गांव में रहते हैं, वो इतना प्रभावशाली व्यक्ति है जिसने आपकी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, वो भी इसी गाँव में रहता है, आपको कहीं डर नहीं लगता है आने जाने में? फिर डर तो बहुत लगता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, घर से निकलना भी पड़ेगा, तारीख पे भी जाना पड़ेगा, कोर्ट भी जाना पड़ेगा, कचहरी में भी जाना पड़ेगा। और डर तो हमें पता है कि हम सुबह निकलते हैं, शाम को हमें भी नहीं पता रहता कि हम अपने घर आएंगे, क्योंकि ये बहुत प्रभावशाली है। इसके जो मामा के लड़के हैं वो भी बहुत प्रभावशाली हैं। मामा के लड़के कहाँ के हैं साहब? वो लौनी विधानसभा में डगरपुर गांव आता है। डगरपुर गांव क्राइम की दुनिया का बड़ा गांव रहा है अपने टाइम का। वो ये उनके बलबूते पर लोगों को डरा धमका के अपना उल्लू सीधा कर लेता है। लेकिन अब डर क्या करेंगे, डर रैकेट सा नहीं चल रहा है, मतलब सुनने में ऐसा लग रहा है। देखो मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि मैं आपकी बातों की पुष्टि नहीं कर सकता हूं, मैं आपकी बातों को जान सकता हूं, जनता तक पहुंचा सकता हूं, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन जैसे आपने बताया कि मामा के लड़के भी हैं, वो आपराधिक प्रवृत्ति के, आप बता रहे हो कि उनका गांव ऐसा है, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, उनका भी ये यूज़ करता है ना, अपने प्रभाव का भी यूज़ करता है। तो मतलब बहुत ही, ये तो एक तरीके से देखा जाए तो सोसाइटी के ऊपर या आसपास का जो माहौल है, इसकी तो किसी भी ज़मीन पे निगाह पड़ गई तो ये तो उसको कब्जा लेगा। फिर वो गरीब आदमी क्या करेगा, वो तो कहीं का नहीं रहेगा फिर। अभी एक छोटा इंसिडेंट बता दूं, हमारे परिवार में, मेरे ही परिवार के मेरे दादा ने हमारे गांव के वाल्मीकियों को दान में ज़मीन दी थी जी, रहने के लिए। जी, वाल्मीकि समाज इस देश में मैं उसे सबसे सर्वोपरि मानता हूँ, क्योंकि जो काम वो करते हैं वो इस देश में कोई कर नहीं सकता। उन गरीब लोगों की जो हमने दान में दी थी उस ज़मीन पर भी इसने कब्जा कर लिया। वहाँ भी कब्जा है? हाँ, उनको औने पौने 10-20 हज़ार 5,000 रुपये पकड़ा के उनको अपने बलबूते से भगा दिया और उस ज़मीन को एक पट्टे पर लिखवा लिया कि तुम लोग हमें बेच रहे हो। अब गरीब वाल्मीकि तो बेचारा डर ही जाएगा। जब हमारे जैसे लोग डरे हुए हैं तो वाल्मीकि तो इसके सामने बोलेगा नहीं। सक्रिय हैं, कार्यकर्ता हैं, काम कर रहे हैं, जब आपको डर लग रहा है तो उनको तो डर लगेगा ही। लगभग 1 बीघा ज़मीन है, उसको इसने कब्जे में लेके भराव करके बैठा हुआ है। कोई इसके पास पुरानी कोई जैसे चैन होती है ज़मीन खरीदने की, कोई चैन नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने उनको दान में दी थी और इसने उनको अपने प्रभाव में डर आके धमका के उनसे लिखवा ली। आज उस ज़मीन पर भी इसकी नज़र है कि मैं वहाँ भी अपना बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा। अच्छा। जो हमारा नाले की ज़मीन जो होती है, जो तालाब की ज़मीन होती है, उस पे इसकी पूरी निगाह है कि यहाँ भी मैं अपना कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा। तो ऐसी कई जगह ज़मीनें हैं जिस पर इसकी अभी नज़र बनी हुई है। मैंने बार बार कहा अधिकारियों से कहा कि आप इसकी जांच कराइए, अगर ये गलत है तो इसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, अगर ये सही है तो हमारे खिलाफ कार्रवाई कीजिए। लेकिन जांच का विषय तो है। हाँ, जांच का विषय है। जो व्यक्ति एक छोटे से घर से निकलकर और आज पंचूर गांव तक पहुंच रहा है, उसकी मानसिकता देखिए। आप देखिए कि पंचूर गांव माननीय मुख्यमंत्री जी का है, वहाँ उनका जन्म हुआ, उनका परिवार, उनका खानदान रहता है। क्या हम नहीं जा सकते? क्या इस उत्तर प्रदेश में और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पंचूर का रास्ता नहीं जानता हो? इस व्यक्ति ने टारगेट किया कि अगर आप इस उत्तर प्रदेश में अपना भौकाल बनाना चाहोगे तो मुख्यमंत्री जी के परिवार के किसी व्यक्ति को चुन लो। अच्छा। इसने अपना दिमाग लगाया, अपना IQ लगाया और ये पंचूर तक पहुंचा। अच्छा। और पंचूर के नाम को ही ये बार बार घुमा रहा है। अच्छा। जब तक इसके खिलाफ कोई कड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, इसके खिलाफ होगी तो फिर उसके बाद जो ऐसी सोच रखने वाले लोग भी हैं वो ऑटोमेटिक सब धराशायी हो जाएंगे। आप एज ए पत्रकार समझिए कि एक व्यक्ति यहाँ पर जिला अध्यक्ष भी हैं, यहाँ प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, यहाँ आप समझिए कि संगठन की बहुत बड़ी लॉबी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का पारिवारिक कार्यक्रम होता है, उस पारिवारिक कार्यक्रम में जो जैड सुरक्षा होती है, उस जैड सुरक्षा का जो घेरा होता है
उसे तोड़ने की किसी की ताकत नहीं होती। तो इस व्यक्ति पर ये भी एक क्वेश्चन मार्क लगता है कि उस Z+ सुरक्षा के घेरे को तोड़कर ये उनके गांव में उनके साथ कैसे खड़ा हो जाता है, अच्छा। किस बलबूते पे खड़ा होता है, और इसकी क्या रिश्तेदारी है। वो परिवार ठाकुर परिवार है, ये गुजर परिवार से आता है, ये 3 साल पुराना कार्यकर्ता है। इसी पार्टी में 50-50 वर्षों पुराने कार्यकर्ता भी माननीय मुख्यमंत्री जी के गांव नहीं पहुंच पाए आज तक। तो इसने अपने दिमाग को स्थिर करके एक बड़ा एक षड्यंत्र रचकर कि तुझे जो करना है सोच समझ के इस तरीके से चलना है कि लोगों को लूटना है और छोटे अधिकारियों को प्रभाव में लेना है, तहसीलदार, पटवारी, SDM, क्योंकि ये कोई बड़ी पावर में नहीं होते, ये लोग कर देते हैं, डर से भी कर देते हैं, कई बार भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं इसलिए भी कर देते हैं। तो कई बार मैंने इसको देखा, ये ग्रेटर नोएडा में जब मुख्यमंत्री जी आते हैं वहां पर इसका हेलीपैड पर पास बनता है। अच्छा। अब आप बताइए, पास बनाने की जिम्मेदारी जिला अधिकारी की होती है। एक जिला अधिकारी एक आम कार्यकर्ता का पास कैसे इशू करता है? क्या यहाँ पर और कार्यकर्ता नहीं है? जिला गौतम बुद्ध नगर में हर व्यक्ति चाहता है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूं। हर उनको प्यार करते हैं, उनको तो देश उत्तर प्रदेश के सारे जो वासी हैं वो भी प्यार करते हैं। भाई मुख्यमंत्री जी देश ही नहीं विश्व का एक सबसे चहेते नेता हैं, और उत्तर प्रदेश के लोग तो इसलिए उनका सबसे ज्यादा सम्मान और प्यार करते हैं क्योंकि उन्होंने क्राइम जीरो कर दिया। आज गुंडे माफिया सब धराशायी कर दिए, बिलों में घुस गए हैं। इस व्यक्ति ने इस घेरे को जो तोड़ा है, मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है, इसने घेरा किसके बलबूते पे तोड़ा, किसकी संरक्षण में ये माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम, उनके परिवार के नाम को बदनाम कर रहा है जी। तो अभी ये जो 260 गज का जो प्लॉट है, अभी इसकी स्थिति क्या है? फिलहाल मैं आसान शब्दों में और कम शब्दों में समझना चाहूँगा। अभी इसकी स्थिति, इस पे धारा 145 की कार्रवाई हो गई है। कमिश्नरेट से भी आदेश आ गए हैं कि यहाँ यथास्थिति बनी रहे। और हम लोग वहाँ इसलिए नहीं जाते क्योंकि ये प्रभावशाली लोग हैं, हमारे ऊपर हमला करा देंगे, हमें डर लगता है। पुलिस की ही साथ सहयोग लेकर हम लोग वहाँ जाते हैं, अपने बताते हैं अगर हमें कोई पूछने के लिए बुलाता है। लेकिन ये है कि इस समय वहाँ यथास्थिति बनी हुई है, और ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अभी भी तिगड़मबाजी में लगा हुआ है कि मैं कैसे करके इस ज़मीन को हड़प लूँ। अच्छा, आपने कुछ ऐसे, जैसे ये आपको धमकी आई, ये सीधी चीज़ें हुई, इसको भी आसान शब्दों में चलूँगा, तो इस पर कुछ कंप्लेंट करी या कुछ हुआ? हाँ, ये जो धमकी हमें अभी आई है, इस धमकी पे हमने कल ही प्रार्थना पत्र दिया है अपने थाने में, और हमारे इंस्पेक्टर साहब ने कहा है कि हम इस पे जांच करके कार्रवाई करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे ज़िले की कमिश्नर महोदया पर, हमारे ज़िले के सभी प्रशासनिक अधिकारियों पर, कि वो निपक्ष मेरी बात सुनेंगे और अगर सत्य पाई गई तो उस पर कार्रवाई भी करेंगे। जी, ये और आपकी माननीय मुख्यमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री जो है हमारे योगी आदित्यनाथ जी, उनसे आपकी क्या प्रार्थना रहेगी? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर ये प्रेयर करना चाहता हूँ कि ऐसी मानसिकता रखने वाले लोग जो आपसे तो वो धोखे से मिल रहे हैं, आपके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं धोखे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी 22-23 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश है, सबको नहीं जानते। वहाँ जो जिस नेता के साथ चला जाता है तो फोटो खिंच जाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति बार बार जो आपके गांव का चक्कर काट रहा है, इसको गंभीरता से लेते हुए इस व्यक्ति की जांच करानी चाहिए, और इस व्यक्ति अगर ये दोषी पाया जाए तो इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, जिससे कि मेरे परम पूज्य महाराज आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की छवि को कोई धूमिल करने से पहले 1 लाख बार सोचे। जो आपने एक बात और बताई थी कि भाई बिल्डर से 3.5 करोड़ रुपए वसूले गए थे, क्या संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए? हाँ, इसकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, क्योंकि बिल्डर को जब इसने ये कह दिया कि अगर तुम मेरी बात नहीं माने तो यहाँ पर मैं किसानों के बड़े आंदोलन में अपने लोग छोड़कर 2-4 किसानों की हत्या करा दूंगा, और तुम्हारा जो ये प्रोजेक्ट है वो जीवन भर के लिए बंद हो जाएगा। क्योंकि जब कोई भी बिल्डर जिसका हजारों करोड़ का जो प्रोजेक्ट चल रहा हो तो वो जाहिर सी बात है वो डरेगा ही। उसने फिर इससे सेटिंग करी, इससे मनाया, हाथ जोड़े, पैर पकड़े, बिल्डर ने इसको 3.5-4 करोड़ रुपए दे दिए। ये कौन सी जमीन और कौन सा बिल्डर था, ये क्लियर करना पड़ेगा आपको। बिल्डर भूटानी ग्रुप 108, भूटानी बिल्डर है, ग्रुप 108 का मालिक है, और ज़मीन ये थोड़ी हाईवे से टच में आती है, एडवांस बिल्डिंग के पीछे, जहाँ पर इसकी लड़ाई लड़ने के लिए किसान यूनियन इसलिए आई थी। ये गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा कि मेरी ज़मीन को बिल्डर नहीं छोड़ रहा है। भारतीय किसान यूनियन बलराज ने इसकी लड़ाई लड़ी। देश के सबसे बड़े किसान नेता आदरणीय सरदार VM सिंह जी ने इनकी लड़ाई लड़ी। भारतीय किसान यूनियन बलराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बलराज भाटी जी, जो फौजी हैं और किसानों के हित में वो अपनी जान नछावर करने में कभी पीछे नहीं हटे, अच्छे व्यक्ति हैं वो। उन्होंने इनकी लड़ाई लड़ी,
मैं और मिला हूँ उनसे और उस लड़ाई को अंतिम तब जब अंतिम दौर तक वो आ गई तो इन्होंने बलराज भाटी जी के ऊपर भी आरोप लगाने का काम किया अच्छा कि मुझसे 1 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। जो व्यक्ति तुम्हारी लड़ाई लड़ने चला आया तब तो नहीं मांगा पैसा। जब तुम 4 करोड़ रुपए वहां से अवैध उठा लाए, आज तुम कह रहे हो कि 4 करोड़ तुम छुपा जाओगे, हजम कर जाओगे, इसलिए तुम उन लोगों को पहले से ही दबा दो, उन पे आरोप लगा दो। अच्छा तो ऐसा ये सातिर आदमी है। अभी आपके चैनल के माध्यम से खबर देखेगा तो आपको फोन करेगा, कराएगा, कई नेताओं से कराएगा। जैसे कई छोटे छोटे पत्रकार हैं, वहाँ इसने अनुदान दे दिया है 10-10, 20-20 हज़ार। पहले वो हमारी खबरें छापते थे, अब वो हमसे फ़ोन करके कहते हैं कि हम उसके खिलाफ नहीं छाप सकते। अच्छा हमने क्या, क्यों नहीं छापो? डराने का काम भी है। हाँ, पैसा देता है और सिर ऊपर से प्रभाव बना देता है। अच्छा हमने कहा भाई क्यों नहीं छापोगे? अगर हम सत्यता की कोई बात दे रहे हैं जिसपे साइन है, अथॉरिटी है उस चीज़ को छापने की, छापिए आप। तो उनको भी डरा रखा है, सब पैसे के दम पे सबको खरीद लेता है। अच्छा ये है मामला। ये बहुत बहुत सातिर व्यक्ति है। चलो ये तो हम देखेंगे कि साहब हमारे पास में फ़ोन आता है कि नहीं आता है। हमें डराने की कोशिश होती है, धमकाने की कोशिश होती है, तो वो भी देखी जाएगी। क्योंकि अपनी आवाज़ पे विशाल शर्मा का काम उस आदमी की, उस जनता की हक की बात को दिखाना है जो सच में परेशान है। अगर कपिल भाटी को कोई दिक्कत है इस खबर से तो आए, मिलें, इंटरव्यू दें, अपनी बात रखें। क्यों सर? बिल्कुल, अगर आए मिले, अपनी बात रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सबकी बात सुनने को राजी हूँ। मेरी जितनी बातें आपके चैनल के माध्यम से मैंने कही है, अगर उसको मेरी किसी बात से ये है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, वो आपके चैनल पे नहीं, किसी भी राष्ट्रीय चैनल पे मेरे साथ बैठ ले, आपके साथ डिबेट करा देंगे मेरे साथ बैठ के डिबेट कर ले, और मैं विद एविडेंस बैठूंगा, वो भी एविडेंस लेके बैठे, पता लग जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं संगठन के लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, मैं इस समय इतना गंभीर और इतना पीड़ित हो चुका हूँ, मेरा इतना उत्पीड़न हो गया है कि भाजपा के संगठन के सभी लोग कृपया करके, जो भी कपिल के साथ खड़ा है, अगर उसे सत्यता नहीं पता है तो कृपया करके वो हट जाए। अगर उन्हें ये पता है कि कपिल सातिर है, बदमाश है, गुंडई कर रहा है, फिर भी हम साथ में खड़े रहेंगे, तो उनकी मर्जी है। मैं देख सकता हूँ भाटी जी, जैसे आप बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जब आपने ये बात रखी कि भाजपा के वो लोग जो इसका कहीं ना कहीं साथ दे रहे हैं, जिनको जानकारी नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो बात कहते हुए कहीं ना कहीं आपकी आंखों में एक नमी मुझे महसूस हुई। मेरी नमी का भी कई कारण हैं, क्योंकि जब मैं अपने विधायक के पास जाता हूं, मैं अपने सांसद के पास जाता हूं, मैं अपने किसी संबंधित संगठन के अधिकारी के पास जाता हूं, तो ये उन लोगों को पैसे के लालच में या किसी आरएसएस या किसी संगठन के बड़े फोन के लालच में उनको अपने प्रभाव में ले लेता है। मेरी कोई इतनी बड़ी ताकत नहीं है, मेरे पास ना कोई आरएसएस की शक्ति है, ना मेरे पास कोई बड़े नेता की। मैं अपने परिवार का इकलौता एक व्यक्ति हूँ। मेरे बड़े भाई प्रदेश के अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन बलराज के। हम दोनों भाई अपने घर परिवार को चलाना चाहते हैं, सम्मान से रहना चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं। हमें शांति से रह लेने दिया जाए, हमारे साथ हमारी ज़मीन हमें दे दी जाए। जो भी हमारे प्रकरण चल रहे हैं, हम सभी प्रकरणों में बैठने के लिए तैयार हैं। अगर मेरे आपके चैनल के माध्यम से मेरे सौतेले चाचा भी आपकी खबर को देखेंगे, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, वो भी खुले मंच पे आ जाएं। अगर मैं कहीं भी गलत हूँ, अगर मेरी ज़मीन नहीं निकलती है तो मैं उसी टाइम अपना सब कुछ वापसी ले लूँगा। और अगर मेरी निकलती है, अगर मेरी 100 गज ज़मीन निकलती है तो मुझे आप 90 गज दे देना, मैं तैयार रहूँगा। जो भी रट्टे काटना चाहता है, जो पुराने विवादों को ख़त्म करना चाहता है, आपके चैनल के माध्यम से खुले मंच से कह रहा हूँ, 5 साल में बहुत बर्बाद हो गया हूँ मैं। कई करोड़ों रुपए लगा दिए हैं, अपनी राजनीतिक जो छवि थी वो भी खत्म कर ली है। देश के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी, लोकप्रिय विधायक श्री पंकज सिंह जी, ऐसे लोगों पर भी आरोप लगा है मेरी वजह से। मैं उनसे क्षमा चाहता हूं कि आपने मुझे चुना था, मेरी वजह से अगर आपके ऊपर आरोप लगा, मैं आज भी चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, मैं ना कल गलत था, ना आज गलत हूं, ना कभी जीवन में गलत होऊंगा। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे भाटी जी, इन्होंने अपनी बातें बताई कि किस प्रकार से एक प्रभावशाली व्यक्ति, जो इनका कहना है कपिल भाटी, प्रभाव का इस्तेमाल करता है, ज़मीनों पर कब्जा करने का काम करता है, धमकी दिलवाने का काम करता है। ये सारी चीज़ें इनके साथ में होती हैं। और साथियों, आपका क्या मानना है, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। साथियों, मेरा नाम है विशाल शर्मा, आप देख रहे हैं अपनी आवाज़। नमस्कार।